वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रश्मि जैन, आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर नंबर 3, मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। पिछले 2 चैप्टर्स का वीडियो आपने देख लिया होगा। अब हम 3rd चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है। वो है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा के आधुनिक रूप और बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बच्चों, प्राचीन काल में जब मुद्रा की शुरुआत नहीं हुई थी, तब उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना, यहाँ क्या हुआ? वस्तु के बदले वस्तु का ही आदान प्रदान हुआ। इस पद्धति में विनिमय की सार्वजनिक इकाई अर्थात मुद्रा, अभी क्या होता है, अभी अगर हम विनिमय करते हैं तो उसकी सार्वजनिक इकाई क्या है? मुद्रा है। लेकिन उस समय जब वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, तब विनिमय की सार्वजनिक इकाई अर्थात मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक परिस्थिति का होना अनिवार्य था, जिसे कहा जाता था आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है? जब वस्तु विनिमय के अंतर्गत 2 व्यक्तियों की पारंपरिक आवश्यकताओं में समानता हो, तब इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को 1 किलो शहद देकर 5 किलो अनाज खरीदना है, तो उसे बाजार में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, या फिर उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो 5 किलो अनाज के बदले 1 किलो शहद खरीदने को तैयार हो। तो ऐसी परिस्थिति को ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। आवश्यकताओं के इस दोहरे संयोग का मिलना बहुत कठिन था। इतना ही नहीं, मूल्य मापन की समस्या भी लोगों को सोचने पर विवश कर देती थी। परेशानियां बढ़ने लगी। तब फिर मुद्रा का प्रचलन हुआ। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को विनिमय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो मुद्रा के बदले हम जो चाहें वो हम खरीद सकते हैं। मुद्रा के तौर पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। शुरू में सिक्के सोने चांदी जैसी महंगी धातुओं से बनाए जाते थे। जब महंगी धातुओं की कमी होने लगी तो साधारण धातुओं के सिक्के बनाए जाने लगे। बाद में सिक्कों के स्थान पर कागज के नोटों का भी इस्तेमाल होने लगा। आज भी कम मूल्य वाले सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें भारतीय मुद्रा के कुछ पहलुओं से परिचित कराती हूँ। भारतीय मुद्रा का आधिकारिक नाम भारतीय रुपया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ने भारतीय मुद्रा के लिए INR का संकेत निश्चित किया है। भारत के 4 स्थानों पर नोट के रूप को तैयार किया जाता है, जिसे हम मुद्रणालय कहते हैं। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास स्थित मुद्रणालय का स्वामित्व भारत सरकार के पास है, और कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के साल्बोनी स्थित मुद्रणालय का स्वामित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। भारतीय मुद्रा के नोट रूप को तैयार करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को ही है, और मुद्रा के सबसे छोटे रूप यानी 1 रुपए को भारत सरकार खुद बनाती है। भारतीय मुद्रा का वितरण रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, जो कि भारत का सर्वोपरि बैंक है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक भारत का सर्वोपरि बैंक है। भारतीय मुद्रा के सिक्के के रूप की ढलाई मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता में होती है, जिसे टकसाल कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि मुद्रा के लाभ क्या क्या हैं। तो मुद्रा जो है वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से होने वाली परेशानी से छुटकारा दिलाती है। यह बहुत कम जगह लेती है और इसे कहीं भी लाने ले जाने में आसानी होती है। मुद्रा को आसानी से कहीं भी और किसी भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आधुनिक युग में कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनकी वजह से अब करेंसी नोट को भौतिक रूप में ढोने की जरूरत नहीं है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जिसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। आपने देखा होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इसके अलावा जब हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां आप दुकानों में देखते होंगे एक स्वाइप मशीन होती है, जहां आप अपने कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा अब हमारे युग में टेक्नोलॉजी के और भी विकसित हो जाने के कारण हम और भी आसानी से मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं, जिस प्रकार आप देखते हैं, जिसे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जो कि मोबाइल के द्वारा ही, मोबाइल के जरिए ही किया जा सकता है। मोबाइल के जरिए विभिन्न ऐप होते हैं जिसे हम पेटीएम, गूगल पे आदि कहते हैं, जिसके जरिए मुद्रा का लेन देन बहुत ही आसानी से घर बैठे किया जा सकता है। तो बच्चों, हम यह देखते हैं कि मुद्रा जो है वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है। जैसे जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है, जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता था। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। तो चूंकि मुद्रा जो है वो विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जा सकता है। मुद्रा को हम विनिमय का माध्यम भी कहते हैं। अब जब हमने मुद्रा के महत्व को जान लिया है, तो अब हम बैंकों के बारे में जानते हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारे बैंक देखे होंगे। तो बैंक में लोग अपनी खर्चे के बाद जो मुद्रा उनके पास बचती है वो उसे बैंक में निक्षेप के रूप में या जमा के रूप में रखते हैं। अपने खर्चों के बाद बचने वाले अतिरिक्त बचत को लोग अपने नाम से खाता खोलकर बैंक में जमा कर देते हैं। लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर उन्हें सूद या ब्याज भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि जमा, जो लोग बैंकों में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं मांग जमा, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, और दूसरा है सावधि जमा, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। मांग जमा क्या होता है? इसे मांग जमा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए जब निकालने की जरूरत पड़े तब उसे निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को हम मांग जमा कहते हैं। लेकिन सावधि जमा की स्थिति में राशि अगर आपको निकालनी है तो उस राशि को निकालने के लिए एक निश्चित एवं निर्धारित समय सीमा होती है। बच्चों, आपने चेक का नाम सुना होगा। चेक क्या है? चेक के द्वारा भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, रुपयों का लेन देन किया जा सकता है। चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी भी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अब यहाँ आपको एक चेक का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। इसे देखिए, जिसमें सबसे किनारे राइट साइड में डेट लिखा हुआ है। अब जिसे पे किया जाना है, जिसे पैसे पेमेंट करने हैं, उसका नाम लिखा है। जहां आप देख रहे हैं प्रेम कुमार, जिसे पेमेंट करना है उसका नाम लिखा गया है, और कितने रुपए पेमेंट करना है वो वर्ड्स में लिखा गया है, 57,000 ओनली। और उसके अलावा एक ब्लॉक दिया हुआ है साइड में, जिसमें आप देखेंगे नंबर्स में भी अमाउंट लिखा हुआ है। अगर ये पेमेंट किसी और को करना है तो ऊपर में लेफ्ट साइड में अकाउंट पे ही लिखना पड़ता है। और आप देखिए नीचे में सबसे नीचे चेक का नंबर दिया हुआ है, और इसमें जिसके अकाउंट से पैसे प्रेम कुमार के अकाउंट को ट्रांसफर करने हैं वहां नीचे में वो अपना साइन करता है। इसके अलावा अगर उसे खुद ये पैसे निकालना है चेक के द्वारा, चेक के माध्यम से खुद ये पैसे निकालना है, तो वहां पर क्या लिखा रहेगा? सेल्फ लिखा रहेगा, और पे में जहां नाम है वहां पर वो उसका खुद का नाम रहेगा। तो वो इस प्रकार ये चेक को जब बैंक में जमा करेगा तो वो ये राशि वो खुद के लिए निकाल सकता है। तो बच्चों, जब कोई किसी प्रकार का व्यापार करता है तो उसे बैंक से ऋण लेना पड़ता है या लोन लेना पड़ता है। तो बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां क्या है वो हम समझते हैं। तो बैंक जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए बैंक में जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। मतलब जितने जमाकर्ता होते हैं, अगर उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया है
तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसका 15% बैंक अपने पास रखती है, और जो किसी एक दिन में, वो क्यों रखती है कि किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान बैंकों द्वारा किया गया है। ऐसा क्यों है कि मैंने अभी बताया कि अगर मान लो किसी दिन सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंकों में पहुंच जाएं तो क्या होगा, क्योंकि वे अगर अपनी डिपॉजिट को मांग जमा के अंतर्गत करते हैं तो वो जब चाहे वो अपने पैसे मांग के ले सकते हैं। तो इसलिए बैंक क्या करती है कि बैंक जमा राशि के थोड़े भाग को ऋण में देने के लिए इस्तेमाल करती है। मतलब जितने पैसे जमा होते हैं उसमें से 15% रख के बाकी को बैंक क्या करती है, ऋण देने के लिए इस्तेमाल करती है। इस तरह बैंक के पास जो अतिरिक्त राशि है, मतलब अतिरिक्त राशि को क्या है, जो जमाकर्ताओं ने जमा किया एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, मतलब जो कर्जदार हैं जिन्हें बैंकों से लोन लेना है, उन दोनों के बीच बैंक मध्यस्थता का काम करती है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण में लेते हैं। अगर बैंक से ऋण लेता है तो उसे भी ब्याज देना पड़ता है, लेकिन वो ऋण का जो अमाउंट है वो जमाकर्ता के ब्याज से ज्यादा होता है। तो इस प्रकार जो ब्याज कर्जदारों से लिया जाता है और जो ब्याज जमाकर्ताओं को दिया जाता है, उनके बीच का जो अंतर होता है वही बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। दिए गए चित्र से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप देखिए, एक तरफ जमाकर्ता है, जमाकर्ता कौन है, जो लोग जमा करते हैं बैंकों में। दूसरी तरफ कर्जदार हैं, वे कौन है, जो लोग बैंकों से ऋण लेते हैं। तो जो लोग धन जमा करते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्याज पाते हैं, उन्हें ब्याज मिलता है, और जो लोग ऋण लेते हैं वो क्या करते हैं, वो ऋण के एवज में ब्याज देते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही बैंक की आय को बढ़ाता है, वही बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से होने वाली समस्या को दूर करने के लिए किस प्रकार मुद्रा का प्रचलन हुआ। आपने मुद्रा के प्राचीन और आधुनिक रूपों के बारे में जाना, और साथ ही साथ आपने बैंकों की कार्य प्रणाली को भी समझा कि बैंकों में किस प्रकार जमाकर्ता अपना धन जमा करते हैं और कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख के नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए आप बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।